हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सब सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस। इससे पहले हम बात कर चुके हैं अबाउट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस एंड कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, इनके ऊपर कुछ थियरम्स है वो भी हमने देख लिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस और इसके ऊपर एक थियरम भी देखेंगे कि आप जो है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वो तो हमने कॉची सीक्वेंस के ऊपर उस पे बेस्ड हमने उसकी डेफिनेशन दी थी। ठीक है, आज हम थियरम देखेंगे कि किस तरह से कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस और सब सीक्वेंस के बीच में रिलेशन है। ओके, सो व्हाट इज सब सीक्वेंस? जैसे कि नाम है कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस है an, ये सीक्वेंस है इन मैट्रिक्स स्पेस इन XD। ठीक है, तो ऑब्वियसली किस टाइप का होगा? इट इज लाइक A1 A2 एंड सो ऑन an, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ऑब्वियसली सब सीक्वेंस का क्या मतलब है कि इसी सीक्वेंस से हमने क्या ले ली, एक नई सीक्वेंस ले ली। ठीक है, तो उस सीक्वेंस में जो टर्म्स होंगी वो इस मेन सीक्वेंस के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से आएंगे? फॉर एग्जांपल A1 A3 A7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो A1 A3 A7 लिया है वो हमने इस सीक्वेंस से लिया है विच इज़ AN। तो हम कहेंगे कि ये इसका सब सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, वो ये कि अगर मैं ऐसी सीक्वेंस लेती हूँ इसी से A1 A3 A2 A9 A8, ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस नहीं होगी क्योंकि इसमें जो ये नंबरिंग है n है ये ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो सब सीक्वेंस के लिए क्या कंडीशन है कि पहली बात वो जो सीक्वेंस होगी उस मेन सीक्वेंस से बनी हुई होगी, प्लस उसमें जो एलिमेंट के जो ये ऑर्डर हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, तो इस ऑर्डर पे कंडीशन है, तब हम उसे कहते हैं इट इज सब सीक्वेंस ऑफ दैट ओरिजिनल सीक्वेंस an in matrix space. So an be a sequence in matrix space XT if kn यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, is strictly increasing sequence of positive integer such that kn is greater than equal to n and kn tends to infinity as n tends to infinity, then this akn is called subsequence of an। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि सब सीक्वेंस किसको कहा जाता है? जहाँ पे ये kn इन्होंने क्या ले ली, kn जो है इन्होंने एक सीक्वेंस ले ली उस नेचुरल नंबर n की। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है वो कौन है? ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये n कहाँ का है? दिस रिप्रेजेंट an। ठीक है, जो मेन सीक्वेंस का नेचुरल नंबर है। वो ये कह रहा है कि ये जो नई सीक्वेंस बनेगी यहाँ पे akn लिखा है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया A3 A2, जैसे यहाँ पे लिया A3 A7 A1, इस तरह से। तो ये जो kn होगा ये क्या होगा? दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ठीक है, ये इससे बड़ा हो सकता है, यानी कि ये सीक्वेंस जो है ऐसे स्टार्ट हो सकती है A3 A5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, और अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है देन kn ऑल्सो टेंस टू इन्फिनिटी, तो हम ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? दिस इज सब सीक्वेंस ऑफ an। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि उसी के एलिमेंट होते हैं, बस ऑर्डरिंग यहाँ पे मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑड नंबर्स की सीक्वेंस लेती हूँ 1 3 5 7 9, किसके अंदर? इन नेचुरल नंबर, या फिर आप रियल के केस में कह सकते हो। तो यहाँ पे 1 5 9 ये सब सीक्वेंस है, लेकिन 1 9 5 सब सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 1 2 3 4 5 यहाँ पे A5 आ रहा है और 1 2 3 यहाँ पे A3 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 और 5 है ये हमेशा इंक्रीजिंग में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ ध्यान में रखनी है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके, अब मान लीजिए कोई सीक्वेंस ले ली मैंने an मैट्रिक्स स्पेस XT में, और वो किसी a पॉइंट को कन्वर्ज करती है, यानी कि सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, उसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो भी उसी a को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा एक छोटा सा प्रूफ देते हैं इसका। ओके, सो an कन्वर्जेस टू a, तो बाय डेफिनेशन आपको पता होगा व्हाट इज डेफिनेशन इफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट a इन XD, तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड
ए क्या होता है जब हम कहते हैं कि ए एन जो है ए को कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या होते हैं, एप्सिलॉन से छोटे होते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, तो क्या ये चीज़ इसके लिए भी ट्रू नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन ए के एन एंड ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल के एन ग्रेटर देन इक्वल टू नेट एन नॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमने के एन क्या है, ये दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन इसके लिए ट्रू हो रही है तो ऑब्वियसली के एन भी क्या है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, तो इस चीज़ के लिए भी ट्रू होगी। ठीक है, सो एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो उन्हीं एलिमेंट में से हमने तो सब सीक्वेंस बनाई है, राइट। तो उसी फिक्स्ड नेचुरल नंबर के बाद के जो के एन होंगे, ठीक है, उसके लिए भी ये कंडीशन लागू है। सो डिस्टेंस बिटवीन ए के एन एंड ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल के एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। सो ये डेफिनेशन किसकी हुई, दिस इम्प्लाइज कि ये जो सीक्वेंस है ए के एन वो जो है ए को कन्वर्ज करती है। यानी क्या कि अगर सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करती है तो उसकी सब सीक्वेंस भी ए को कन्वर्ज करेगी। लेकिन क्या इसका कॉन्वर्स ट्रू है, यानी कि अगर कोई सब सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है तो क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, यानी कि क्या इसकी जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने एक सब सीक्वेंस ले ली, तो सब सीक्वेंस ले ली मैंने 1 1 1 एंड सो ऑन। अब ये मैंने किसकी सब सीक्वेंस ली है, मेरे पास ओरिजिनल सीक्वेंस है 1 0 1 0 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हो ये क्या है, एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, ये ना कन्वर्ज करती है ना डाइवर्ज करती है। ठीक है, दिस इज ऑसिलेटिंग बिटवीन 0 एंड 1, सो दिस इज नॉट कन्वर्जिंग। बट इसकी जो सब सीक्वेंस है वो 1 को कन्वर्ज कर रही है, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं एक थियरम की, जो कि जिसकी मैं बात कर रही थी कि सब सीक्वेंस जो है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के बारे में क्या बताता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो स्टेटमेंट है, अ कॉची सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। यानी किसी मैट्रिक स्पेस में कोई कॉची सीक्वेंस है, तो कॉची सीक्वेंस वो कब कन्वर्ज करेगी, अगर उस कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और आपको पता है कि मैट्रिक्स स्पेस में अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो हम उसे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को जो है ऐसा मॉडिफाई किया गया है कि अ मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ कॉची सीक्वेंस इन इट हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि कोई कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगी, जब उसका सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। तो क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके, सो पहला पार्ट लेके चलते हैं कि लेट ए एन बी अ कॉची सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस एक्स टी विच इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, और हमें शो क्या करना है कि इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, मतलब उसके पास ऐसा सब सीक्वेंस होगा जो कि कन्वर्जेंट होगा। सो इट सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है। देखिए ए एन जो है कॉची सीक्वेंस है, ठीक है, मतलब ए एन एक सीक्वेंस है। क्या हर सीक्वेंस खुद का सब सीक्वेंस नहीं होती, इन पर्टिकुलर होती है। ठीक है, सो ए एन इन पर्टिकुलर क्या है, वो खुद का सब सीक्वेंस है, इन पर्टिकुलर इट्स ओन सब सीक्वेंस है ना, इट्स ओन सब सीक्वेंस, यानी कि वो अपने आप में एक सब सीक्वेंस है। और वो है कैसी, वो दिया गया है, इट इज़ कन्वर्जेंट है। सो इट इज़ गिवन दैट इट इज़ कन्वर्जेंट, दैट इज़ कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो हो गई होल्ड। ठीक है, क्योंकि ए एन जो है सीक्वेंस है वो अपने आप में खुद का सब सीक्वेंस है, तो क्योंकि ये दिया गया है कि वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली उसकी सब सीक्वेंस क्या हो गई, कन्वर्जेंट होगी, जहाँ पे वो सब सीक्वेंस खुद है। तो पहला जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया कि अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका एक सब सीक्वेंस होगा जो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब इसका कन्वर्स देखते हैं।
So let AN be a Cauchy sequence and AKN be its subsequence, जो कि A को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो इस बार कॉची सीक्वेंस दी है, उसके सब सीक्वेंस दी है जो कि कन्वर्जिंग है ए को, और हमें ये शो करना है कि वो जो कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, और वो एक्चुअली कन्वर्जेंट ए को ही होती है, लेकिन फिलहाल हमें उसे कन्वर्जेंट दिखाना है। ठीक है, अभी अभी हमने बात की थी कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी सब सीक्वेंस, हर एक सब सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और हमें ये शो करना है कि उसकी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, लेकिन कंडीशन क्या है उस पर कि वो कॉची होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ओके, सो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए ए एन बी इट्स सीक्वेंस सब सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्जिंग। ठीक है, तो देखिए ए एन तो कॉची सीक्वेंस है ही। अब ए के एन क्या है, एक तरह की सीक्वेंस है, लेकिन कैसी है, इट इज़ कन्वर्जिंग सीक्वेंस। और हमने जो है एक थ्योरम पढ़ा है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है, कॉची सीक्वेंस होती है। सो अगर ए के एन कन्वर्जिंग है, दिस इम्प्लाइज कि ए के एन क्या होगी, इज कॉची। ठीक है, सो अगर किसी कॉची सीक्वेंस की सब कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस है तो वो भी कॉची होगी। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जिंग उसको मदद कर रहे हैं। अब ए के एन कॉची है तो हम इस पे कॉची की डेफिनेशन लगा सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए के एन, वहाँ पे हम क्या लेते थे, हम ऐसा लेते थे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, एक ऐसा नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करता है जिसके बाद जो भी आपकी टर्म्स होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम कम होता जाता है। अब यहाँ पे हम सुविधा के लिए हमने एन का काम ले लिया के एन, और जो हम दूसरा जो हम एम की बात कर रहे थे वो हम लेंगे ए एन। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन ए के एन एंड ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, यहाँ पे दो ये नेचुरल नंबर है एन कॉमा के एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, अब वैसे हमें शो क्या करना है कि ए एन इज कन्वर्जेंट, एक्चुअली ये कन्वर्ज करता है ए को। मुझे ये शो करना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो मुझे ये चीज़ शो करनी है कि ए एन जो है ए को कन्वर्ज करता है। उसके लिए मुझे क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, देखिए एक तो मैंने सब सीक्वेंस का कॉची होने का फ़ायदा ले लिया। अब दूसरी ये है कि सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जिंग भी है, वो वाली डेफिनेशन भी लगाते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए के एन एंड ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल के एन ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं एन नॉट डैश लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि ए के एन क्या है, कन्वर्जिंग है, तो ए और इसके बीच का इसका जो लिमिट पॉइंट है और उसके बीच में जो ये सीक्वेंस है उनका डिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए चाहिए, यानी कि इसका और इसका चाहिए, और इसमें एक कॉमन पॉइंट है, तो हम यहाँ पे जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए सुविधा के लिए मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 लूँगी, ताकि ये जब दोनों जुड़ जाएं तो आपको क्या दें, एप्सिलॉन दें। ठीक है, ताकि डेफिनेशन में फिट बैठ जाए। तो आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए के एन प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए के एन एंड ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने जेड की जगह ए के एन ले लिया। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए के एन इज़ व्हाट, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इनको इंटरचेंज करने से कुछ नहीं होता, मैट्रिक्स स्पेस में ये चलता है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, तो ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। द सेकेंड थिंग ए के एंड ए, तो एप्सिलॉन बाय 2, तो ये दोनों जोड़ के क्या दे रहे हैं, एप्सिलॉन फॉर ऑल। फॉर ऑल क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे हमें जो है दो नेचुरल नंबर हैं, एक एन नॉट एक एन नॉट डैश, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, मैक्सिमम ऑफ एन नॉट डैश। अब क्यों मैक्सिमम लेते हैं ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई है।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने छोटा वाला ले लिया तो उस चीज़ के लिए कंडीशन ट्रू ना हो। ठीक है, तो हाँ, इसको हम मान लेते हैं एन नॉट डबल डैश। सो फॉर ऑल एन नॉट, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन, यहाँ पे एन, हाँ, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट डबल डैश। ठीक है, तो इस नेचुरल नंबर के बाद के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल दिस। सो ये डेफिनेशन किसकी है? ये बताती है कि आपकी जो एन सीक्वेंस है वो ए को कन्वर्ज करती है, यानी कि आपकी कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करती है उस मैट्रिक्स स्पेस में। अगर उस मैट्रिक्स स्पेस में कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल तो लिया नहीं है, एक आर्बिटरी एग्जांपल लिया है, तो हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, मतलब वो जो मैट्रिक्स स्पेस है वो कंप्लीट है। ओके, हाँ, तो मैं यहाँ पे एक बात कह रही थी, लेकिन अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग हो तो उसका उल्टा मतलब ट्रू नहीं है, लेकिन उसके रिवर्स को ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग है, सब सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जिंग है, प्लस वो जो सीक्वेंस है ओरिजिनल वाली वो कॉची हो, तब जो है वो आपकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जिंग हो सकती है। दिस वॉज अबाउट सब सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस। उसके ऊपर जो थियरम है, हम और भी थियरम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।